मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। तीसरे मरहले का चुनाव आज मुकम्मल हो गया। 116 सीटों के तहत आज तीसरे मरहले में चुनाव हुआ और लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश नज़र आया। मैजिक वॉल के ज़रिए हम सुबह से ही आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से 116 सीटों पर ये 116 सीटें कांग्रेस और बीजेपी या अपोजिशन की जो दूसरी पार्टियां उनके लिए कितना अहमियत का हामिल है। आज 116 सीटों की अगर ख़ासतौर से हम बात करते हैं तो इन 116 सीटों में से सबसे ज़्यादा जो बेहतर कारकर्दगी 2014 में रही थी वो बीजेपी की रही थी। बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी 2014 में। हम इस मैजिक वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के इस नक्शे पर जो कलर आपको नजर आ रहा है वो भगवा कलर है। मतलब बीजेपी ने 62 सीटों पर 2014 में ये जीत दर्ज की थी। इसके अलावा अगर हम बात कांग्रेस की करते हैं तो अब देखिए कि हिंदुस्तान के नक्शे पर तीसरे मरहले में कांग्रेस ने सिर्फ 16 सीटें जीती थी और वो 16 सीटें इक्का दुक्का अलग अलग रियासतों में कहीं कहीं वो सीटें उसकी नजर आ रही। इसी वजह से तीसरा मरहला बीजेपी के लिए बहुत अहम है और बीजेपी के लिए काफी खास माना जा रहा है। लेकिन अगर कुछ और दूसरे स्टेट की हम बात करें तो यूपी में ये मरहला बहुत अहम हो जाता है अगर तीसरे मरहले की हम बात करते हैं, क्योंकि तीसरे मरहले में यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कुछ है। हालांकि 2014 की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में तीसरे मरहले की 10 सीटों में से बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। लेकिन 2019 के आज के तीसरे मरहले में समाजवादी पार्टी 10 में से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं आज का मरहला समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम हो जाता है और कुल मिलाकर अगर 116 या 17 सीटों की हम बात करें तीसरे मरहले की तो बीजेपी का वकार दांव पर लगा है, क्योंकि सबसे अहम गुजरात की सीटों के लिए आज वोट डाले गए। गुजरात की 26 सीटें हैं और 26 की 26 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। 2014 की अगर हम बात करें तो गुजरात में तमाम की तमाम 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और यहां पर एक तरह से कांग्रेस या दूसरी पार्टियों किसी ने अपना खाता कोई नहीं खोल पाया था। तो इस वजह से आज सबकी नजर गुजरात पर है जो बीजेपी के लिए बहुत अहम है। लेकिन यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि क्या 2014 को बीजेपी 2019 में दोहरा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। आज प्राइम डिबेट में इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज सुबह से हमने देखा कि कई जगहों पर ईवीएम की गड़बड़ी और खराबी की भी खबर आई। उस पर समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है। आखिर बार बार इस तरह की खराबियां क्यों आ रही, इस इशू को भी हम आज प्राइम डिबेट में समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि 2014 की शानदार कारकर्दगी क्या बीजेपी 2019 में दोहरा पाएगी, फिर से तारीख रकम कर पाएगी? ये बहुत अहम होगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे आज प्राइम डिबेट में। तो 2014 के बाद बारी 2019 की है। 2014 में तो तीसरे मरहले में शानदार कारकर्दगी बीजेपी की रही थी। एनडीए की कारकर्दगी तीसरे मरहले में बहुत शानदार रही थी। अब जबकि आज तीसरा मरहला 2019 इंतखाबात का मुकम्मल हो चुका है, क्या कुछ तस्वीर अब बनकर उभरेगी? क्योंकि 2019 इंतखाबात का आधा सफर एक तरह से इस चुनाव ने मुकम्मल कर लिया है। 300 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में अवाम ने बंद कर दी है, कैद कर दी है। आखिर अब तस्वीर क्या कुछ होगी? यहां से जो सियासी पार्टियां हैं उनके लिए सफर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहां से सियासी पार्टियों का क्या कुछ एजेंडा रहेगा? क्या सियासी पार्टियां अपने एजेंडे में, अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव लाएंगी, या जिस तरह से चुनाव चल रहा है चौथे, पांचवें, छठे, सातवें मरहले में चुनाव उसी हिसाब से चलेगा? या हमने देखा कि जिस तरह से पहला मरहला और उसके बाद दूसरे मरहले में आते आते जबानी जंग तेज हो गई थी और एक दूसरे पर जाती और पर्सनल अटैक किए जाने लगे, बदजुबानी का एक दौर चला। और तीसरे मरहले में हमने देखा कि तीसरा मरहला आते आते जिस तरह से बीजेपी ने अपने इश्यूज और एजेंडे को एक तरह से शिफ्ट किया है, साध्वी प्रज्ञा की एंट्री होती है और वो लगातार बयानात देती हैं। ऐसे में क्या अब चौथे, पांचवें और छठे मरहले में, मतलब बाकी जो आने वाले मरहले हैं, क्या उसमें चुनाव की जो तस्वीर है वो और बदलेगी? क्योंकि शुरू के इन 3 मरहलों से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, इसका अंदाजा उन पार्टियों को जरूर हो जाता है जो मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही होती हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या 2014-2019 में
2014 वाली कारकर्दगी बीजेपी दोहरा पाएगी? यह सवाल यह भी उठ रहा है कि कांग्रेस क्या जो बीजेपी के गढ़ हैं उन्हें भेद पाएगी? और बीजेपी के गढ़ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम इसमें गुजरात का आता है। गुजरात में 2014 में बहुत शानदार कारकर्दगी रही थी बीजेपी की। बीजेपी ने 2014 में गुजरात की सभी 26 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। तमाम की तमाम 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी गुजरात की तारीख में यह सबसे शानदार और सबसे बड़ी जीत बीजेपी की थी, जहां पर पूरी रियासत की कुल 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इन्हीं तमाम इश्यूज को हम आज प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का बहुत जल्दी मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ रुति तिवारी मिश्रा है जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। रॉली तिवारी मिश्रा हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा मेरे साथ शकील अंसारी साहब सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर कुमार साहब हैं, एडिटर हैं न्यूज़ 18 बिहार के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और संतोष पाठक साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी और जेडीएस के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। जितने पैनलिस्ट और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं संतोष पाठक जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि तीसरा मरहला आज कंप्लीट हो गया, थर्ड फेज कंप्लीट हो गया। अब 2019 चुनाव की इस पिक्चर को कैसे देखा जाए थर्ड फेज के बाद? देखिए, बिल्कुल अबू जी, एक सबसे बड़ी बात है कि आज जो तीसरे चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल, इन तीनों की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। आपने जब रिपोर्ट में सबसे पहले जिक्र किया गुजरात का, गुजरात में 26 में से 26 लोकसभा सीटें 2014 में बीजेपी जीती थी। इस बार वो 2014 का इतिहास दोहरा पाएगी बीजेपी, नहीं दोहरा पाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और खासतौर से 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरह से 42% के आसपास जो है वो कांग्रेस वोट लेकर चली गई विधानसभा में, और बहुत कम फासला, 15 सीटों के आसपास का फासला बीजेपी और कांग्रेस में रह गया। तो 2014 की जीत 2019 में दोहरा पाना कितना संभव हो पाएगा? क्योंकि गुजरात में ये पहला चुनाव है। देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, गुजरात से वो लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे थे, साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी चुनाव लड़ रहे थे। तो इन तमाम चीजों का एक फैक्ट, और जो गुजरात गौरव की बात नरेंद्र मोदी कहा करते थे, तो उसका असर गुजरात में रहा। 19 में वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री कोई और है, नेता वो जरूर है। अमित शाह को शायद इसी वजह से गुजरात में लोकसभा चुनाव में उतारना पड़ा। इस बात का एहसास बीजेपी को भी है कि इस बार 2014 के इतिहास को दोहरा पाना उतना आसान नहीं है। दूसरी बात अबू जी, अगर मैं कांग्रेस की करूं, केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी का जाकर लड़ना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात का संकेत जरूर था कि कांग्रेस को यह लगता है कि दक्षिण भारत से उसको बहुत कुछ मिल सकता है। केरल में जहां पर उसका मुकाबला लेफ्ट फ्रंट के साथ है, सीपीएम लेड लेफ्ट फ्रंट के साथ है, जो केंद्र में बीजेपी के विरोध में एक तरह से उनके साथ खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी का जाना, केरल से लोकसभा चुनाव लड़ना, यानी दक्षिण भारत से उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। बाकी अन्य सीटों की अगर मैं बात कर लूं, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल तो है ही, इसके अलावा उड़ीसा बीजू जनता दल, पश्चिम बंगाल टीएमसी, ये जो तमाम कई जो क्षेत्रीय दल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका 2019 में किसकी सरकार बनेगी उसमें अदा करने वाले हैं। तो आज के चरण का ये चुनाव निश्चित तौर पर इन तीनों घटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि आधे से ज्यादा यानी लगभग 300 से ज्यादा सीट पर कौन चुनाव जीतेगा ये ईवीएम मशीन में अब बंद हो चुका है, और तीनों की धड़कनें भी कम से कम इस तमाम सीटों के लिए जो चुनाव हुए हैं वो तब तक धड़कती रहेगी जब तक अंतिम नतीजा ना आए, ईवीएम का जो बॉक्स है वो ना खुले और काउंटिंग संपन्न ना हो। जी बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त सैयद शफीउल्लाह साहब जो कि जेडीएस के लीडर हैं, वो भी बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़ गए। सैयद शफीउल्लाह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। प्रभाकर कुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि बिहार में भी आज 40 सीटों में से 5 सीटों के लिए वोट डाले गए। अगर बिहार की लड़ाई इन 3 फेजेस के बाद अगर हम देखें तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बिहार में मुकाबला 50-50 का नजर आता है। एक तरफ अगर एनडीए लड़ रहा है तो उसके सामने यूपीए, या यूं कहा जाए कि महागठबंधन जो है वो भी कहीं कमजोर नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक 7 चरण में बिहार में चुनाव होने हैं और तीसरा चरण आज हुआ है। अगर आप पहले 2 चरण की बात करेंगे तो पहला 2 चरण जो है वो महागठबंधन के तरफ झुकता हुआ दिखता है। पहले चरण में लगभग मुकाबला बराबरी का रहा, और दूसरा चरण जो है जो खासकर सीमांचल के इलाके में हुआ, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वो किशनगंज और
पूर्णिया और कटिहार का जो इलाका है, उस क्षेत्र में महागठबंधन को बढ़त मिलनी है और इसमें किसी को शक शुबा नहीं है। यही कारण था कि बीजेपी ने वहाँ एक भी कैंडिडेट नहीं उतारे थे और जेडीयू को, अपने साथी को आगे कर दिया था, क्योंकि नीतीश कुमार का कुल मिला के उनकी एक ऐसी छवि है जिसमें कि जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं, अगर उन्हें वोट ना भी दे तो उनसे बहुत ज़्यादा खफा नहीं दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स उन्होंने पिछले 15 सालों में माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पे दिए हैं। और यही कारण था कि बीजेपी ने वो पूरी की पूरी जो उस पूरे इलाके में, सीमांचल इलाके में अपने कैंडिडेट उतारे ही नहीं, लगभग सारे सीटें जो हैं वो जेडीयू को आगे कर दिया और खुद पर्दे के पीछे रहे। आज का जो तीसरा चरण है वो एडवांटेज एनडीए आपको दिखेगा और ये जो इलाका है ये दिलचस्प है। इसमें मधेपुरा जो है वो सबसे दिलचस्प है। बिहार में एक कहावत है कि रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का। यहाँ यादवों का गढ़ माना जाता है ये। यहाँ सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं पूरे बिहार में और यहाँ शरद यादव, पप्पू यादव, ये दो हैं। दिनेश यादव जो कि जेडीयू से हैं, बट शरद यादव और पप्पू यादव की लड़ाई को लोग बड़े दिलचस्पी से देख रहे हैं। इनकी पत्नी जो है रंजीता रंजन जो है वो सुपौल से आज लड़ रही हैं और उनकी भी किस्मत का आज फैसला होगा। साथ में खगड़िया बहुत इंटरेस्टिंग होगा। महबूब अली कैसर जो हैं वहाँ से दूसरी बार वो चुने जाने के लिए मैदान में हैं और उनका मुकाबला जो है एक बड़े ही युवा नेता, मैं कहूं कि ना कहूं पता नहीं, बट एक बड़े ही युवा व्यक्ति से है जो मुकेश साहनी जिनका नाम है, जिन्होंने चुनाव से 1 महीना पहले या 6 महीना पहले शायद एक पार्टी फ्लोट की, वीआईपी पार्टी उसका नाम दिया और वो अभी मैदान में है। बिहार में 3 सीटों पे वो लड़ रहे हैं, तो वो खुद मुकेश साहनी जो है वो खगड़िया से उम्मीदवार हैं। तो कुल मिला के जो पहला 2 फेज में देखूंगा वो मैं महागठबंधन को देखता हूं उसमें बढ़त मिलते हुए, और जो आज तीसरा फेज जो है वो एनडीए का फेज में मानूंगा कि एनडीए को बढ़त मिलेगी। हालांकि अभी तुरंत बोलना कुछ मुनासिब नहीं होगा, अभी जस्ट वोटिंग खत्म हुआ है और इसके बाद हम अमूमन जो करते हैं, हम अपने जो हमारे संवाददाता जो मैदान में हैं, जो हमारे लोग कवर कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, एक फीडबैक लेते हैं, तो 2-3 घंटे में एक हमारे पास तस्वीर बन के आ जाती है। लेकिन प्रभाकर जी किधर जा रहा है। बिल्कुल प्रभाकर जी, लेकिन अगर 2014 का थर्ड फेज हम देखते हैं तो थर्ड फेज में कहीं ना कहीं फायदा महागठबंधन का हुआ था। 2 सीट आरजेडी को गई थी, एक कांग्रेस के खाते में आई थी। क्या तस्वीर इस बार बदली हुई हो सकती है? देखिए, तस्वीर तो बदलनी है क्योंकि समीकरण बदले हैं। 2014 से आप अगर तुलना करेंगे तो समीकरण बदले हैं। जहां पे 3 पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी, वहां पे अब ये सीधा मुकाबला जो है वो आर्य महागठबंधन और एनडीए का मुकाबला है। तो 2014 से सीधे इसको कंपेयर करना जो है मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश भी उस मामले में ये 2 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर की सीधी लड़ाई जो है वो जाति के आधार पर होती है और जैसे ही आप समीकरण बदलते हैं तो जातीय गणित जो है वो बदल जाता है और साथ ही वोट का प्रतिशत बदल जाता है। अगर 2014 और 2019 में जो दलों की स्थिति है अगर वो एक बराबर होती तो शायद हम उसे कंपेयर कर सकते थे, लेकिन हम आम का अमरूद से कंपेयर करेंगे तो वो शायद सही तुलना ना हो। इसलिए हम इंतजार करेंगे जो हमारे फीडबैक्स आते हैं ग्राउंड से और उसके बाद एक सही तस्वीर हमारे पास उभर के आएगी कि जो थर्ड फेज का आज जो चुनाव हुआ है उसमें कौन मुस्कुराता हुआ निकलेगा। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छी खबर ये आ रही है, अच्छी खबर ये आ रही है कि जो सबके लिए अच्छी खबर है, लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है कि वोटिंग परसेंटेज आज बहुत उत्साहजनक है और जिससे सारे लोग खुश हैं। जो पिछले बार का रिकॉर्ड है उसके साथ हम पार कर गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी इससे खुश है, लोग भी खुश हैं, नेतागण भी खुश हैं कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने वोट किया है। जी बिल्कुल। बहुत मुख्तसर में 30 सेकंड में अगर प्रभाकर जी वोट फीसद अगर बढ़ा है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए यहाँ पर? ये किसके लिए फायदेमंद होगा और किसके लिए नुकसानदेह? देखिए, जो थंब रूल कहता है वो ये कहता है कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है तो जो सिटिंग एमपी है उसे चिंतित होना चाहिए, उसे चिंतित होना चाहिए, ये थंब रूल है। बट अगर ऐसे हमने देखा है पूर्व में भी कि बहुत सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एमएलएज रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस क्षेत्र में एज अ पब्लिक सर्वेंट बहुत अच्छा रहा है और वोट प्रतिशत बढ़ने का उन्हें फायदा हुआ है। तो अगर वैसी कोई स्थिति आए तो मैं नहीं कह सकता, बट कुल मिला के जो थंब रूल है इलेक्शन सेफोलॉजी का उसमें ये कहता है कि अगर आपको प्रतिशत बढ़ा तो जो भी सरकार में है, जो उस समय सिटिंग एमपी या विधायक है, उसे चिंतित होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नफा नुकसान किसका होगा ये तो बात की बात है, लेकिन कम से कम लोग बाहर निकल कर आए, ये जमहूरियत के लिए ये कदम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी खबर भी है। इस बीच मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। शकील अंसारी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात प्रभाकर कुमार जी कह रहे थे कि तस्वीर तो हालांकि अभी बहुत साफ नहीं है, लेकिन वोट परसेंटेज 2014 के मुकाबले में इस बार बहुत शानदार रहा है। इस वोट बढ़ते हुए वोट फीसद को कैसे देखते हैं? बढ़ते हुए वोट फीसद को इस
एंगल से देखा जाए कि लोगों में जोश है चेंज के लिए। जब भी चेंज का वातावरण होता है, वोट का परसेंटेज बढ़ जाता है। और ये चेंज है केंद्र की सरकार में मोदी को हटाने के लिए। लोगों में चूंकि किसानों की हालत, नौजवानों की हालत, ये और जितने भी घोषणा पत्र में पिछली सरकार ने वादा किए थे उसमें किसी पर भी पूरे नहीं उतरे। इसीलिए आपने जब थोड़ी देर पहले एक प्रोमो दिखाया था, उसमें आपने बताया था, सही बताया था कि ये मेन इशू से भटक कर इसको राष्ट्रवाद और कम्युनल एंगल पर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार मुकम्मल तौर पर फेल है। किसान अगर खुदकुशी कर रहा है और इनके पीरियड में बढ़ गया, ये कहते हैं नौजवान, ये हमारे जो सेना में काम कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर की मुहाफजत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर शहादत इस पीरियड में हुई है तो इस 5 साल में ये रिकॉर्ड है। और इन्होंने कहा था 1 के बदले हम 10 लाएंगे और शहादत का रेशियो बढ़ गया है। इन्होंने 15 लाख लोगों को पॉकेट में देने के वादा किए, वो तो मिले नहीं। अब उसके सहारे ये मंदिर बनाने की बात किया, वो तो किया नहीं और वो बात को भी कर लिए। और इनका चेहरा देखा, अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस समेत जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं, किसी को राष्ट्र की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी पार्टी बचाने की फिक्र है। कोई राष्ट्र की बात ही नहीं कर रहा है बीजेपी के अलावा। देखिए, राष्ट्र इनके बचाने से बचने वाला नहीं है, ये राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा इस देश के हर नौजवान के दिल में है, वो कर रहा है। ये मामला को भटका रहे हैं। सरकार, राष्ट्र को क्या हुआ, हमारे फौजियों की सबसे ज्यादा कुर्बानी हुई तो ये राष्ट्र की कहां से मुहावजत ये कर लिया। ये पाकिस्तान से का इशू लाते हैं इलेक्शन में और इनका प्लेन जब उड़ता है तो लाहौर में कब और कैसे उतर जाता है ये किसी को पता नहीं चलता है। और वहां क्या करके आए और किससे तो क्या पाकिस्तान पर कोई सरकार ने राष्ट्र की बात, एक सेकंड में बात, एक सेकंड में और लेकिन शकील साहब, इसी सरकार ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी किया है, आप उसे क्यों नहीं गिनाते? एक बात पूरी कर दूं ना सर, वो सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो अपनी जगह पर है, लेकिन प्रैक्टिकल तो ये है, इन्हीं के डाटे हैं ना जिसमें शहादत सबसे ज्यादा हमारे फौजियों के इनके पीरियड में हुई है। 1 से 10 सर का रेशियो ये नहीं दे खा पा रहे हैं। तो ये राष्ट्र, उसके बाद ये कश्मीर पर जाते हैं और महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं, इलेक्शन आता है तो हट जाते हैं। तो ये कॉमनल जो बना रहे हैं, देश की जनता ने इन्हें चुना था, ये नौजवान देश है, ये नौजवानों के भविष्य को सुधारने के लिए भेजा था। इन्होंने 2 करोड़ सैयद शफीउल्लाह साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? नौकरियां देने के शफीउल्लाह साहब, नौकरियां घटा दी हैं जी। सैयद शफीउल्लाह साहब, अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा है, सारी अवाम, सारे मुल्क की अवाम ये चाहती है कि 5 सालों से उन्हें जो वादे किए गए थे और कोई वादा अभी तक नहीं हुआ, 5 सालों में बीजेपी सरकार ने जो कुछ वादे किए थे सब बता दिया कि वो जुमले हैं। और अमित शाह जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो खुद आके बता दिए ऑन रिकॉर्ड कि ये जुमला है, वो कुछ नहीं कर सकते। अब सब अवाम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार, कोई काम करने वाली सरकार आए और जरूर वो बदलना चाहते हैं। क्योंकि जो अभी जो साहब बता रहे थे, साफ साफ मालूम होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो सीधे जाके पाकिस्तान में उतर जाते हैं। वो पाकिस्तान से बार बार जंग होती है और वो यहाँ अभी वोट जो मांग रहे हैं, कर्नाटक में आके वोट मांगते हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, आप वोट दे दीजिए। ये कहाँ का है? हमारी मिलिट्री है, वो अपने आप उन्होंने वो वहाँ रहकर रात दिन वहाँ हमारी हिफाजत में लगे रहते हैं। सारा श्रेय जो है, सारा क्रेडिट जो है वो मिलिट्री को जाना चाहिए,
ये कहां से अपना क्रेडिट लेके आके लोगों से वोट मांगने लगे? ऐसी सियासत पूरे हिंदुस्तान में अब तक, आजादी के बाद से अब तक नहीं हुई। ये सियासत अब हो रही है। महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, राष्ट्रवाद सब लोग, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, कांग्रेस समेत पूरे अपोजिशन को इस बात पर एतराज है कि बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा क्यों उठा रही है। बीजेपी, अगर फौज ने कोई कामयाबी हासिल की है, हमारे जवानों ने, तो उसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है? इस पर शुरू से कांग्रेस और अपोजिशन को एतराज रहा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हम तो केवल फैक्ट बता रहे हैं, उसका श्रेय जनता अगर दे रही है और अपोजिशन को उसका दुख हो रहा है कि हमें क्यों श्रेय मिल रहा है, तो सारी राजनीति क्या है? अच्छे काम करो, जनता आपको एक्सेप्ट करेगी। आप आर्थिक विकास करो, जनता आपको वोट देगी। आप कहते हो ना कि हम अपने काम क्यों नहीं बताते, तो बताते तो हैं। तो यह जो सेना का क्रेडिट हम थोड़ी ले रहे हैं, सेना ने जो बहादुरी करी, एयरफोर्स ने जो बहादुरी करी, वही जब जनता के सामने ले जा रहे हैं तो इन्हें दिक्कत हो रही है। राष्ट्रवाद की बात है, राष्ट्रीय सिक्योरिटी की बात है, जो आतंकवादियों के साथ लड़ाई के लिए क्या नीति होनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? देश इतना बड़ा देश है, इतने सालों से आतंकवाद से पीड़ित हमारा देश है, माओवादियों से पीड़ित है, अलगाववादियों से पीड़ित है, और यूपीए की, पिछली कांग्रेस की सरकारों की कोई नीति बिल्कुल पूरी तरह से असफल रही है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो हमने कुछ निर्णायक, हमारे मोदी जी ने कुछ निर्णायक डिसीजन लिए हैं, तो उन निर्णायक डिसीजंस को ये कह रहे हैं कि नई बात करनी चाहिए। अरे बिल्कुल, आप आपसा हटाना चाहते हो, क्यों हटाना चाहते हो? सेडिशन लॉ खत्म करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? क्या आप टेररिज्म के खिलाफ अलगाववादियों के प्रति सॉफ्टनेस की बात करते हो, ह्यूमन राइट्स की उनकी बात करते हो? तो अल्टीमेटली आप पूरे देश की जो सुरक्षा है उसको ताक में रख के एक जो नीति अपना रहे हो, बात तो अभी देखिए 370-35A की बात तो अब बीजेपी भी कर रही है। 5 साल में उसे 370 और 35A याद नहीं आया था गोपाल कृष्ण जी, अब याद आया है। जब आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में थे उस वक्त 370 आपको याद नहीं आया, 35A उस वक्त उस पर आपने चर्चा नहीं की, अब याद आ रहा है आपको चुनाव के बाद? 35A सुप्रीम कोर्ट में हमने आज चुनाव के वक्त नहीं कहा, हलफनामा पढ़ लीजिए सरकार का। सुप्रीम कोर्ट में जब 35A आया तो सरकार ने कहा कि ये इस पे हमारा मस्ट है कि इसको नहीं रहना चाहिए। 370 में आज नहीं, जनसंघ के टाइम से हम कह रहे हैं कि धारा 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटनी चाहिए। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, पीडीपी क्या कहती है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप पीडीपी के साथ 1.5 साल तक सरकार में रहे, पीडीपी साफ साफ कहती है कि हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस में यह बात लिखी हुई थी कि 370 और 35A पर हम बात नहीं करेंगे, हम उसे छेड़ेंगे नहीं। लेकिन आप पीडीपी से अलग हुए तो अब आप राग अलापने लगे उसका। तो बस बिल्कुल, तभी तो आपको समझ आ गया ना क्यों नहीं, क्योंकि हमारा टीडीपी से गठबंधन था, हम लोग गठबंधन का धर्म निभाते। अगर उस वक्त स्थिति कश्मीर की ये थी कि सरकार बनानी थी, देश प्रेम का धर्म नहीं निभाते हैं आप, डेमोक्रेटिकली गठबंधन का धर्म निभाते हैं, देश प्रेम का नहीं तो आवाज न, तो हमें उस वक्त तो हमने कभी 370 हम कभी नहीं उठाएंगे ऐसा तो नहीं कहा। जब तक उसके गठबंधन में थे तो उनसे हमारा ये बात थी। और असली में आपको क्या पता कि हमने उसके साथ क्यों अपना सिर्फ अपना फायदा देखा, आपने देश का फायदा नहीं देखा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सिर्फ आपने अपना फायदा देखा, पार्टी का फायदा देखा, देश का फायदा नहीं देखा। अरे तो हमारा फायदा तो नहीं, सरकार तो हम ये बद चलती रहती, हम कॉम्प्रोमाइज करते। जब उन्होंने लिमिट क्रॉस कर ली और हमें लगा कि इनके साथ यह तो पूरी अलगाववादी ताकतों के साथ हाथ मिला के चल रहे हैं, तो फिर हमने पूरे इलेक्शन कैंपेन में इल्जाम लगाते थे महबूबा मुफ्ती पर, कश्मीर में हमारी सरकार तो लाइव थे कि ये आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, फिर आपने अलायंस कैसे कर लिया और आज आप बोल रहे हैं नहीं पता था। तो केंद्र की सरकार, होम डिपार्टमेंट, इतनी एजेंसियां क्यों आपके साथ थी? आप क्या कर रहे थे? तो आप मुफ्ती के साथ क्यों गलबैया कर रहे हैं? आप बता दीजिए
कि वो अलगाववादी है। आप क्यों कह रहे हैं एनसीपी आप के करते साथ हो ना गलबनियां, तो आप किए थे सरकार नेशनल चलाने के कॉन्फ्रेंस लिए। साथ आप क्यों सहयोग कर रहे हैं? ठीक है, अरे मैं आप रोली उसे खराब कह रहे हो रोली ना, मिश्रा आपके बिल्कुल। पास आना चाहूंगा। आप- बहुत देर आप तो से आप वेट कह कर रहे रहे हो हैं। कि वो खराब है मैं क्या? गोपाल कृष्ण जी, बहुत टाइम मैंने दे दिया। गोपाल कृष्ण जी, मैंने बहुत टाइम दे दिया, मैं इस पे फिर चर्चा करूंगा। शकील साहब आऊंगा आपके पास, लेकिन रोली तिवारी मिश्रा जी, आज बहुत अहम दिन था, बहुत इंपॉर्टेंट फेज था समाजवादी पार्टी के हिसाब से, लेकिन आज की पोलिंग पर अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगी। कम से कम 7 लोगों के पैनल, जिसमें कि 6 पुरुष हैं, आपने एक महिला को लगभग आधे घंटे के डिस्कशन के बाद मौका दिया। और मुझे लगता है कि यहीं से हमारे भारत और उत्तर प्रदेश की स्थिति का वर्णन मुझे करना चाहिए कि महिलाओं की बात करने वाले लोग महिला विकास में कितना पीछे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं, आप जब डिस्कशन कर रहे थे तो मैं गूगल पर यही एक महत्वपूर्ण चीज देख रही थी कि जहां पर ईवीएम मशीन चेक हुई है और ईवीएम मशीन चेक होने पर पता चला कि 9 या 18 वोट डाले जा रहे हैं और निकल करके जो मशीन है उसमें से ज्यादा निकल करके आ रहे हैं 50 मशीन से। तो इस तरीके की चीजें जब हो रही हैं तो वो ईवीएम पर सवाल खड़ा करती हैं। अब ये ईवीएम पर सवाल कैसे खड़ा हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ और जो 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, जितनी भी वो सीटें थी, वहां पर कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से गठबंधन का प्रभाव सामने नजर आया और इस पर लोगों ने देखा। यहां तक कि बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, आप तो स्वयं पत्रकार हैं, उन लोगों ने इस पर अपनी राय दी और ये बता दिया कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ पहले चरण में हो गया है। एक सीट है जिस पर कहीं थोड़ा सा वो लड़ रहे हैं। अभी ये डॉक्टर रोली, ये तस्वीर तो 23 मई को ही देखिए पता चलेगी। अभी से अंदाजा सिर्फ हम लगा सकते हैं। नहीं, आप 23 मई को भी मुझे बुला लीजिएगा जी। अब वो जी 23 मई को भी आप मुझे बुला लीजिएगा। जब दूसरे चरण का चुनाव आया तो निश्चित तौर पर जो हमारी ये बात है उसमें पूरी तरीके से एक मजबूती से एक मोहर लग गई। और अब जो तीसरे चरण का चुनाव आया, जो कि आप अपने पहली समीक्षा में कह रहे थे कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो एटा हो, ये जो पूरा गढ़ है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ यादव बहुल्य है, मुस्लिम बहुल्य है और अब तो हमारे साथ बहुजन की भी शक्तियां हमारे साथ सम्मिलित हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे वो मुरादाबाद हो, संभल हो, रामपुर हो, पीलीभीत हो, बरेली हो, वह हर जगह समाजवादी पार्टी एक लीडिंग रोल में है और विजय की तरफ सारी सीटों पर बढ़ रही है। और इस जो गठबंधन की जो है चीजें हैं वो बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि जो आंवला सीट है उस पर भी हम लोग जीत रहे हैं। तो जो ये निर्णय है, लेकिन ईवीएम का जो इशू है ये तकरीबन जितने फेजेस अभी तक हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरे, तमाम फेजेस में ईवीएम का इशू आया। ईवीएम का एक मसला यूपी में था खासतौर से, जहां पर अखिलेश यादव बहुत नाराज हुए ईवीएम को लेकर। उन्होंने कहा कि ईवीएम या तो ज्यादातर खराब हैं या फिर बीजेपी के हक में वोट कर रहे हैं। बिहार में भी क्या इस तरह की कुछ खबरें आई? क्योंकि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में भी हमने देखा कि ईवीएम को लेकर इस तरह की खबरें आई थी, खराबी की खबरें। देखिए, ईवीएम की खराबी की खबरें जो है वो हर फेज में आती हैं। जहां आप बात कर रहे हो हजारों बूथ की, वहां पे 2-4 बूथ ऐसे होते हैं जहां पर कि जब पोलिंग शुरू होना होता है तो ईवीएम खराब मिलता है, या तो ईवीएम रिप्लेस किया जाता है या उसे रिपेयर किया जाता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं। इस बार भी जैसे नरकटिया, जैसे अररिया में नरपतगंज में वहाँ पे ईवीएम को लेके हंगामा हुआ। वहाँ के लोगों ने हंगामा किया कि पोलिंग में लेट हो रहा था और उसके बाद थोड़ा सा वो वायलेंस टाइप का मामला हो गया, लेकिन बाद में प्रशासन ने उसे संभाल लिया। तो बट ऐसा कोई सीरियस एलिगेशन नहीं लगा है बिहार में पिछले 3 चरणों में जिसमें कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की बात हुई हो, आरोप लगाया गया हो। ईवीएम खराब होने की बात जो है वो इलेक्शन कमीशन भी मानता है, उसे टेक्निकल फॉल्ट मानता है और उसके लिए बैकअप ईवीएम्स रखे जाते हैं जिससे फिर चुनाव शुरू कराया जाता है। तो कहीं कहीं पे हमने देखा है कि आधे घंटे से 45 मिनट चुनाव शुरू होने में देर होता है, लेकिन बाद में फिर
मामला संभल जाता है। तो कोई ऐसी बड़ी खबर, कोई ऐसी बड़ी घटना या कोई ऐसा बड़ा आरोप ईवीएम को लेके बिहार में अभी पिछले 3 चरणों में नहीं लगा है। जी बिल्कुल। मैं संतोष पाठक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शकील अंसारी साहब, ईवीएम को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, बल्कि अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि अपोजिशन और कांग्रेस को एक अपनी हार से डर का एक अच्छा बहाना मिल गया है ईवीएम की, हार से डर रही और वो बहाना बना रही ईवीएम का। नहीं, देखिए, वो अमित शाह बहुत गुमराही में है। ईवीएम का कोई बहाना नहीं है, लेकिन अगर ईवीएम टेस्ट में खराब पाता है आदमी तो उसकी बात बोलेगा नहीं क्या? जब वो ईवीएम मशीन अगर 1 वोट के बदले 10 वोट दे रहा है, गड़बड़ी है, तो वो शिकायत तो दर्ज की जाएगी ना इलेक्शन कमीशन को, कि नहीं की जाएगी? उसी तरह से हम लोगों का ख्याल है, कांग्रेस पार्टी का यह ख्याल रहा, जब हम 3 स्टेट इलेक्शन जीते हुए थे उसी ईवीएम से, तो भी हमने कहा था वीवीआई पैड जो है अभी 10% आपने रखा है, वो क्रॉस चेक के लिए आप 50% कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन से डिमांड है तो कम से कम ये गड़बड़ी के खदशा जो है वो खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं मानता कि टोटल 100% ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन ईवीएम को टेम्पर्ड कहीं कहीं किया जा सकता है। उसको रोकने के लिए उसको चेक करते हैं। जब भी कई शिकायतें मिल रही हैं, जब उत्तर प्रदेश में बूथों पर मिली, यहाँ नरपतियागंज में मिली, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी जरूर है, तो उसको चेक करना चाहिए। डॉक्टर रॉली, अखिलेश यादव ने तो आज बहुत गंभीर इल्जाम एक तरह से लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ईवीएम खराब हैं और जहां पर खराब नहीं है वहां पर बीजेपी के हक में वोट जाते हैं अगर ईवीएम के जरिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बयान को कैसे देखा जाए? आप जब चुनाव जीतते हैं, बाई पोल में समाजवादी पार्टी जीती, कैराना में जीती या इसके अलावा गोरखपुर में जीती, वहां पर ईवीएम खराब नहीं थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ईवीएम खराब नजर आते हैं। देखिए, कोई भी सरकार जिसके पास शासन भी है, सत्ता भी है और जो भी उपलब्ध संसाधन भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बराबर ये शासन और सरकार और सत्ता पर आरोप लगता जा रहा है कि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि जो भी उपचुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं जो सत्तासीन लोग हैं वो ये प्रयोग भी करते हैं उपचुनावों के माध्यम से कि उनकी वास्तविक शक्ति क्या है, वास्तविक वोटर क्या है, वास्तविक उनकी स्थिति क्या है, वो जीत सकते हैं या हार सकते हैं। लेकिन ये देश का चुनाव है और देश से सबसे बड़ी बात है कि इस देश में एक जो तानाशाह पिछले 5 वर्षों में है, जो कभी 18 नवंबर को खड़ा होकर के नोटबंदी कर देते हैं और कभी कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देते हैं, कहीं पर जाकर के कोई भी निर्णय ले लेते हैं। तो इस प्रकार के एक तानाशाह व्यक्तित्व के स्वामी का भी ये पूरी तरीके से चुनाव है। और ये चुनाव कभी भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं कहा गया, ये एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया कि उनका चुनाव है, उनका चुनाव है। हाँ, 2014 में मुझे बड़ी विनम्रता से स्वीकार करती हूँ कि लहर थी और इसमें मोदी जी चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 तक आते आते इस लहर को जो बवंडर बनाने का वो सोच रहे थे, वो लहर तो छोड़िए, अब वो कीचड़ में तब्दील हो गए जहां पर कमल धस चुका है। तो जब पहले चरण का चुनाव डॉक्टर रॉली, तो मोदी लहर नहीं है, फिर भी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी घबराई हुई है और उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया है। अमित शाह तो यही कहते हैं कि मोदी से घबराए हुए हैं, इसकी वजह से डर का गठबंधन है। 44 पार्टियों का संगम है भारतीय जनता। बाबूजी, आप पत्रकार हैं, आपको समझ होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 44 पार्टियों का संगम है, 44 पार्टियों को मिलकर के बनाया गया है। शिवसेना के साथ भी गठबंधन करते हैं और कभी कभी सरकार बनाने के लिए साथ पीडीपी से भी गठबंधन कर लेते हैं। ये वो पार्टी है जो देश को, जिसके लिए देश हित सर्वोपरि नहीं है, जिसके लिए किसी व्यक्ति का हित सर्वोपरि नहीं है, किसी प्रदेश का हित सर्वोपरि नहीं है, उसके लिए स्वयं का हित सर्वोपरि है। वो 10-10 हजार करोड़ के अपने पार्टी कार्यालय पूरे देश में जिन लोगों ने बना दिए, देश का आज किसान रो रहा है, गन्ना किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बार बार अपोजिशन की तरफ से यही कहा जाता है कि 2014 में जो मोदी लहर थी, 2019 में वो लहर नहीं है। मोदी लहर पर सवाल उठाता है अपोजिशन। देखिए, लहर तो इलेक्शन के बाद पता चलेगी इनको। हम लोग तो जो गांव-गांव जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, आप पब्लिक मीटिंग रैलीज में देख लीजिए, मोदी जी के लिए कैसा सैलाब उमड़ के पड़ रहा है,
कैसे लोग, ये इवन प्रियंका और राहुल गांधी वगैरह कहीं जाते हैं अपोजिशन के लोग, वहां पे मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो फिर भी इन्हें लहर नहीं दिखती। तो लहर क्या होती है, लहर किसे कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। लहर का मतलब है जनता जिसको चाहती है, जिसको पसंद करती है। जनता मोदी जी को चाहती है। पहले तो केवल नाम था मोदी जी, अब तो उनका काम भी है, 5 साल का हमारा काम भी है। तो पूरी तरह से लहर तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। और अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ कहा है, अभी तो रामपुर में इलेक्शन आज वोटिंग हो रही है, आपको सुन रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, डॉक्टर रॉली आपको सुन रहे हैं। आप मुझे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप 5 काम गिना दीजिए 5 वर्षों में। आपके सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने कितने बार चैलेंज इन्होंने करा, उसको स्वीकार किया नहीं, हैकेथॉन किया। बताओ क्या बात है। और जब ये कोई कह रहा है कि अगर ईवीएम खराब हो गई, अगर 1-2% कहीं खराब हो गई, तो पहले क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं होता था? अभी भी आप देखो पश्चिम बंगाल में आज क्या हुआ, अगर ईवीएम नहीं होता तो बूथ कैप्चर करके कई हजार वोट एक साथ डाल देते। आज ईवीएम में 1 मिनट में 3 वोट डलते। तो कोई कितनी भी तरह से बदमाशी करना चाहे तो ईवीएम के थ्रू वो बूथ कैप्चरिंग कर नहीं सकता। सीसीटीवी लग गए हैं, ईवीएम में रिकॉर्डिंग होती है, उसको वीवीपैट होता है, उसके साथ वहां पर तुरंत टाइम से सेंट्रल इलेक्शन फोर्सेस भी जा रही है। तो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले से आज हम बहुत आगे आ गए। अब ईवीएम में वीवीपैट इन्होंने कहा, तो इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट पेपर ट्रेल की बात लगा दी। फिर उन्होंने कहा कि एक बूथ में 1 में होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 में कर दो, इलेक्शन कमीशन ने 5 में कर दिया। ठीक है, मैं संतोष पाठक जी को ठीक करते जाएंगे। ईवीएम पर ही आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि बार बार ईवीएम का इशू अपोजिशन पार्टियां उठाती हैं, कांग्रेस हो या जो भी अपोजिशन पार्टियां बार बार ईवीएम का इशू उठाती हैं, जिस पर बीजेपी की तरफ से बार बार रिएक्शन भी आया, इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर एक तरह से नोटिस लिया है। लेकिन ये बार बार इशू क्यों आता है? इस पर या तो इसे संज्ञान में नहीं लिया जाता, या फिर ये इतना जटिल मसला है कि इतनी आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। आखिर है क्या ये? देखिए बिल्कुल अबू जी, ये कोई पहला समय नहीं है या पहली बार नहीं है जब ईवीएम पर सवाल उठाए गए हों। 2009 में जब बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे लालकृष्ण आडवाणी, जब एनडीए गठबंधन उस समय हारा, तो लालकृष्ण आडवाणी वो पहले नेता थे जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। 14 में तस्वीर बदल गई, बीजेपी आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, ये लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी एक बात है कि अगर 10 बूथ पे या 15 बूथ पे गड़बड़ी हुई, वोटिंग नहीं शुरू हो पाई, तो जब ये बैलेट से हुआ करता था तब भी हम लोग कवर करते थे ग्राउंड पे, तो उस समय कई तकनीकी वजह से, कई अन्य वजहों से जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था उसमें भी देरी होती थी। तो अगर उसमें गड़बड़ी हो वो एक अलग बात है। दूसरी बात जो छेड़छाड़, जब भी ये अखिलेश यादव हो या मायावती हो या तमाम नेता जब ईवीएम में गड़बड़ी की बात कहते हो तो शायद उनका इशारा इस बात में होता है कि बीजेपी ने छेड़छाड़ किया और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वो वोट डलवा रही है। जब चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों को इन्वाइट किया, बार बार इन्वाइट किया, लगातार बुलाया कि आप आइए और साबित कीजिए कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ हो सकती है, कोई राजनीतिक दल नहीं गया। चुनाव के बीच में जब चुनाव चल रहे हो, देखिए पहले चरण का चुनाव हुआ, उस समय भी विरोधी दलों ने कहा ईवीएम में खराबी है, गड़बड़ की जा रही है। अभी चुनाव चल रहा था, दोपहर होते होते अखिलेश यादव का बयान आ जाता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई। तो जब चुनाव आयोग आपको बुलाता है तो क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं साबित करते कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है? तो ये एक राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है वो। और एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, और ये बात कहते भी है कि किसी भी तरह से, लेकिन आपने साबित नहीं किया। चुनाव आयोग ने जब तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया कि आइए और साबित कीजिए कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ हो सकती है, तो क्यों नहीं गए आप? क्यों समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन नहीं गया? क्यों बीएसपी का डेलीगेशन नहीं गया? क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से एक टेक्निकल लोग क्यों नहीं गए? और चुनाव आयोग को क्यों नहीं उन्होंने दिखाया कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है? अब लेकिन एक बड़ी बात मैं बताऊंगा कि ये कुछ इस तरह का आरोप नहीं है, तो पहली बार कोई राजनीतिक दल इस तरह के आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जब समय आता है, जब चुनाव आयोग पूछता है कि आइए आप साबित कीजिए, तो क्यों नहीं गए? क्यों तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक टेक्निकल टीम को साथ लेकर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं बार ये ईवीएम पे सवाल क्यों? देखिए भारतीय लोकतंत्र एक बड़ा लोकतंत्र है, विशाल लोकतंत्र है। डॉक्टर रॉली, बात हो गई, जीत और हार चलती रहती है। बात हो गई, डॉक्टर रॉली आपकी बात कंप्लीट हो गई। प्रणाली पे सवाल नहीं उठा सकते। दुनिया के कई देश हमारे साथ आते हैं और हमसे सीखते हैं कि चुनाव कैसे करवाना है। तो अब एक बार इस
विवाद को खत्म कीजिए, आप साबित कीजिए कि गड़बड़ी हो सकती है, और नहीं साबित कर सकते तो बार बार इस सवाल को उठाकर कम से कम भारतीय चुनाव और लोकतांत्रिक प्रणाली का दुनिया भर में तो मजाक मत बनाइए। ये तमाम राजनीतिक शफीउल्लाह साहब, कर्नाटक की अगर हम बात करें, 14 सीटों के लिए वहां पर भी चुनाव हुए। देखिए, कर्नाटक में कहीं ना कहीं जेडीएस और कांग्रेस के इत्तेहाद का भी ये इम्तिहान है। देखिए, हमारा इत्तेहाद हुआ है। जी। चाहे कर्नाटक कांग्रेस और जेडीएस का इत्तेहाद सबसे पहले यहाँ कर्नाटक की हुकूमत बनाने के लिए हुआ, जब बीजेपी ने अपना क्लेम पेश किया और सिर्फ 55 घंटे में वो उनकी हुकूमत गिर गई। उनकी हुकूमत 55 घंटे चला के येडियुरप्पा की हुकूमत गिर गई। जब वो हुकूमत बनाने के लिए सारी कोशिशें उनके फेल हो गई, तब जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर हुकूमत बनाई, जो आज तक चल रही है, और सारे कर्नाटक में सब लोग खुश हैं। यहां तक कि आज तक तकरीबन 11.5 महीने हो गए, आज तक सारे कर्नाटक में ये फसाद नहीं हुआ और सारे लोग खुश हैं। सारे व्यापारी अपना अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी बहुत अच्छी है और किसान खुश हैं क्योंकि उनका कर्ज माफ किया गया है। और बीजेपी जो है हर बार तकरीबन 1 महीना 2 महीने में सारे एमएलए को लेकर कभी बॉम्बे में कभी गोवा में जाके वहां 5 तारा होटल में टिकाती है और कोशिश करती है कि ये अच्छी चलने वाली सरकार को गिराए। बीजेपी ने 2014 में बहुत शानदार उसकी कारकर्दगी रही थी कर्नाटक में। ये अलग बात है। की अगर हम बात करते हैं शफीउल्लाह साहब, क्या बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी कांग्रेस और जेडीएस मिलकर? आजी साहब, कर्नाटक देखिए, हुरैरा साहब, अब शायद आपको याद दिला दूं और अवाम को याद दिला दूं, 5 साल में तकरीबन 3 चीफ मिनिस्टर्स बदले और 2 मरतबा फिर चीफ मिनिस्टर आके, और बीजेपी की शान ये रही कि जो चीफ मिनिस्टर रहे हुकूमत में वो जेल को जाना पड़ा, और वो जेल को जाते हैं, वो वी का निशान दिखा के जाते हैं और खूब तमाशा बना के जाते हैं, और जब वापस जेल से आते हैं तो भी वो डांस करते हुए आते हैं। ये सीएम की शान है। अब अवाम का काम क्या क्या होगा, ये जेल को आने और आने के बीच में, जाने और आने के बीच में, और बार बार चीफ मिनिस्टर बदलने के दरमियान अवाम का काम कुछ भी नहीं हुआ, पूरा चौटपट हो गया। यही देखकर बीजेपी को हटाया अवाम ने और जेडीएस और कांग्रेस को लेके आए, और सारे हमारे मुल्क में जो है सारी बीजेपी हुकूमत चारों खाने चित है, चारों शाने चित है। ठीक है, और पूरी तरह से फेल है। शफीउल्लाह साहब, ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। 23 मई को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। मैं प्रभाकर कुमार जी, और प्रभाकर काम बिहार से रिलेटेड 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट उन्होंने बताया था, शफी साहब पकौड़े तलने के लिए बताते हैं। ठीक है, शफीउल्लाह साहब, हो गई बात। यहाँ कर्नाटक में शफीउल्लाह साहब, बात मेरे ख्याल से हो गई। कर्नाटक में बीजेपी के लोग यहाँ तक कह दिए, उसी दिन हम लोग बात करेंगे कि जेडीएस और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है कितना दमदार है। प्रभाकर कुमार जी, बिहार की अगर खासतौर से हम बात करते हैं, 3 फेजेस तो एक तरह से कंप्लीट हो गए, लेकिन ये शायद पहला चुनाव होगा कि लालू यादव के बाद आरजेडी मैदान में है, या यूं कहा जाए कि महागठबंधन। कितना इस फैक्टर का असर पड़ेगा महागठबंधन पर विदाउट लालू प्रसाद यादव? देखिए, 2 फैक्टर जो है वो महागठबंधन को प्रभावित करेगा। एक, जैसा आपने बताया, लालू प्रसाद यादव। ये आप माने ना माने, आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव बिहार में राजनीति के बहुत बड़े चेहरे हैं। आप उन्हें पसंद नहीं भी करते हो तभी वो बहुत बड़े चेहरे हैं, और एक बहुत बड़े वोट बैंक के मालिक हैं वो बिहार में। तो लालू प्रसाद यादव का जेल के अंदर होना, लालू प्रसाद यादव का मैदान में होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और उससे चुनाव प्रभावित होते हैं, उससे आपकी जो संख्या आती है वो प्रभावित होता है। तो महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका ये है कि लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, फील्ड में नहीं है। अगर वो मैदान में नहीं भी जाते, अगर वो जेल से बाहर होते, अपने घर में भी होते, तो वो पुराने सुलझे हुए राजनेता हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है वो ग्राउंड पे इन्होंने जो बड़ा महागठबंधन बनाया, जिसे महागठबंधन बोलते हैं, ये 5 दलों का गठबंधन है। यहाँ दल तो मिल गए हैं, लेकिन दिल मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपने ऐसे पार्टियों को टिकट बुला के दे दिया है और उनको अच्छी संख्या में उन्हें टिकट दिया है, जिससे आपके लोग जो सालों से आपके साथ जुड़े हुए थे, जिन्हें यह चाह थी कि उन्हें टिकट मिले, उन्हें कभी मौका मिले, वो उस मौके से वंचित रह गए हैं। तो अगर आप ग्राउंड पे बात करेंगे, ग्राउंड वर्कर्स की बात करेंगे, या ग्राउंड पे जो नेता काम कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, तो वो कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है, और वो कोऑर्डिनेशन इनके रिजल्ट को प्रभावित करेगी। क्योंकि अगर आपने हमारे खाते की टिकट किसी और को सौंप दी, तो
जो कॉमन विजडम ये कहता है कि मैं आपकी मदद ना करूं, क्योंकि अगर आपकी मदद करके आपको जिता देता हूं तो शायद आप दोबारा वो सीट कभी छोड़े नहीं और मेरी राजनीतिक किताब जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये जो है इनके बहुत सारे सीटों पे जो है ये मामला दिख रहा है। और आपने देखा होगा कि जब सीटों का बंटवारा होना था तो बहुत लंबे समय तक ये मामला उलझा रहा, इसे सुलझाने की कोशिश की जाती रही और अंत में लालू प्रसाद यादव ने जेल के अंदर से ही जो कुछ लोगों से बात करके, कुछ लोगों से मिलने गए, उसके बाद करके किसी तरह से ये मामला सुलझाया है। लेकिन लालू फैक्टर और दूसरा महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की जो कमी है, जो जैसा मैंने बताया कि दल तो मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं, ये दोनों फैक्टर जो है प्रभावित करेगी नंबर्स को। जी शकील अंसारी साहब, जिन दो फैक्टर पर प्रभाकर कुमार जी बात कर रहे थे, आप इन दो फैक्टर को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में दल तो मिले लेकिन दिल मिलना मुश्किल है या उस पर एक तरह से शक अभी भी होता है? देखिए, ऐसा है कि प्रभाकर भाई हमारे अपने ख्याल रखेंगे, लेकिन मैं इनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। यहाँ दिल भी मिले हैं और दल भी मिले हैं, लेकिन बहुत देर से मिले नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत देर से मिले नहीं, दिल और दल जो नहीं मिले हैं वो बीजेपी और नीतीश कुमार में है, जिन्होंने कसम खाई थी कि अपनी जिंदगी हम खत्म देखिए कर उसमें देंगे। तो उन लोगों ने पहल कर ली थी, पहले उनके यहाँ एजेंडा ऑफ अलायंस तय हुआ, सीटें उनके यहाँ पहले एक तरह से बांटी गई। नहीं, सरकार चल रही थी ना, हमारी सरकार तो चल नहीं रही थी, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर रहे थे, हमने छोटी पार्टियों को ज्यादा सीटें दी, इसलिए नहीं, दिल बड़ा करके दिया कि उनको भी अपने तौर पे खड़ा होना चाहिए। और हम आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज झंझारपुर हो, अररिया हो, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, ये सब जगह महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं तो लालू की कमी आपको नहीं खली? लालू प्रसाद यादव जेल में है, उनकी कमी नहीं खली आप लोगों को? यही तो रिएक्शन है ना, जब लालू प्रसाद यादव को आप जबरदस्ती बंद रखेंगे जेल में, उनको बेल भी नहीं होने देंगे, फोन लाइन पर आने में पाबंदी लगा देंगे, मिलने में पाबंदी लगाएंगे, एक बहुत बड़ा रिएक्शन है एक वोटर के सेक्शन में। और वो इसलिए भी और जोरदार तरीके से वोट दे रहे हैं कि इस तानाशाह सरकार जो इस तरह से एक डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बड़े लीडर के साथ, जैसे हमारे अभी भाई ने कहा था कि लालू प्रसाद की एक हैसियत है, उसको उन्होंने जेल में बंद रखा है जिस तरह से, तो उसका एक रिएक्शन है। वो आप देखिएगा कि यहाँ के जब रिजल्ट आएंगे, एक तरफा रिजल्ट आएंगे, बीजेपी और नीतीश कुमार की संतोष पाठक जी का सफाया हो जाएगा। 2014 के मुकाबले में 2019 में जो पॉलिटिकल इक्वेशंस है, चुनावी समीकरण जिसे हम कहते हैं, बहुत बदले हुए हैं। क्या ऐसे में भी आपको लगता है कि बीजेपी 2014 दोहरा पाएगी? 30 सेकंड है आपके पास। देखिए, बिल्कुल 2014 की जो बात कही जा रही थी कि मोदी एक नए चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए थे, कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ और पूरे देश में एक लहर थी, जो युवा मतदाता थे वो कुछ बदलाव चाहते थे। 2019-2014 नहीं है। एक बड़ी बात जो हमें यहाँ भी देखनी होगी कि कई राज्यों में, देखिए उत्तर प्रदेश में भले ही कांग्रेस अलग लड़ रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा आरएलडी ने मिलकर गठबंधन करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटक का जिक्र किया, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर मिलकर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में कई दशकों से जो है वो कांग्रेस और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो मोदी को हराने के लिए या मोदी वेव के खिलाफ कई राजनीतिक दल एक साथ आए हैं, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 2014 दोहरा पाएंगे या नहीं, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आवाम का जोशो खरोश आज तीसरे मरहले में भी बरकरार है और ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शकील अंसारी साहब, संतोष पाठक जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सैयद शफीउल्लाह साहब, डॉक्टर रौली तिवारी शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।